आदाब, आप देख रहे हैं आवाज द वॉइस और मैं हूं आपके साथ यास्मीन खान। और आज आवाज द वॉइस का इलेक्शन एक्सप्रेस आप पहुंचा है पांद्रेठन, जहां हम आपकी मुलाकात कराएंगे एआईपी के लाल चौक कॉन्स्टिट्यूएंसी के कैंडिडेट गजनफर अली से। थैंक यू सो मच सर फॉर स्पेयरिंग योर टाइम फॉर दिस इंटरव्यू। थैंक यू फॉर कमिंग हियर। जी सर, असेंबली इलेक्शंस जम्मू कश्मीर में अब चल रहे हैं, बहुत जल्दी वोटिंग भी होगी। ऐसे में ट्रेडिशनली हम देखते थे जो हमारा जम्मू कश्मीर है एनसी और पीडीपी डोमिनेटेड रहा है। ऐसे में एआईपी की जो ये वेव है, ये लहर जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर में देखने को मिल रही है और अब आप भी इसका पार्ट बन चुके हैं। इनिशियली यू हैव स्टार्टेड योर करियर, आप एक ब्यूरोक्रेट रहे हैं, इनफैक्ट आप एसएमसी के कमिश्नर भी रहे हैं, सिटी के जो मामलात वगैरह है बड़े क्लोजली आपने देखे हैं। तो आई एम प्रिटी श्योर कि ये एक ओवरनाइट डिसीजन नहीं रहा होगा आपका पॉलिटिक्स में आने का। व्हाट एग्जैक्टली मोटिवेटेड यू टू ज्वाइन एआईपी? बिकॉज आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, कांग्रेस था आपके पास, कई सारे ऑप्शंस थे। बाय एआईपी? देखिए, पहले तो ये मैं आपको अभी बोल रहा था, मेरे किसी दोस्त ने मुझे फ़ोन किया, डोंट शाउट, यू शाउट लाउडली। तो मैं बिल्कुल प्यार से, बड़े नरम तरीके से और आवाज़ धीमी करके बात करूँगा। आपने एक सवाल में 3 सवाल किए। एक तो ये कि मुझे किस चीज़ ने मोटिवेट किया। ओवरनाइट ये नहीं हुआ, यू आर वेरी मच राइट। ओवरनाइट नहीं हुआ, ये बहुत सालों से मेरे दिमाग में था कि जब मैं रिटायर हो जाऊंगा, क्योंकि हमारे मज़हब के हिसाब से भी और एक इंसान को इंसानियत के हिसाब से भी देखा जाए तो इंसान रिटायरमेंट के बाद ये एक फेज़ होता है। अगर आपकी सेहत ठीक है, आपके घुटने चलने के लायक हैं, आप बोल सकते हो, आप देख सकते हो और काम कर सकते हो, और आपको वो तमन्ना हो लोगों को सपोर्ट करने की का और लोगों का काम करने का, मुझे लगता है फिर घर बैठना गुनाह है। ये मेरा अपना मानना है। अब अवामी इत्तेहाद पार्टी, इंजीनियर रशीद साहब की पार्टी मैंने क्यों चूज़ की, उसमें वजह है। उसमें ये वजह है कि मैंने रशीद साहब को क्लोजली नहीं, बल्कि जहाँ जहाँ मैं एचओडी रहा हूँ, रशीद साहब मेरे पास आते रहे। वो भी सुन रहे होंगे इस वक्त। तो मैं उनको देखता था, तो उस वक्त मुझे लगता था कि ये कैसे मुझसे काम ले रहा है एज एचओडी। मुझे लगता था कभी ये बैक करता था, कभी रूठ जाता था, कभी धरना लगाता था, मगर काम ले लेता था। अब काम किसका लेता था? काम वो अपने लोगों का लेता था, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का। तो मैं और फकीर टाइप आदमी मुझे लगता था, चप्पल पे बेचारा घूम रहा होता था एज एमएलए। और एमएलएज के पास उन दिनों भी गवर्नमेंट की गाड़ियां होती थी और सिक्योरिटी आगे पीछे होती थी। तो इस बेचारे के पास, मुझे नहीं लगता, 11 साल मैंने इसको, एक मारुति खटारा थी, वो भी इसके दोस्त की थी, किसकी थी मुझे नहीं पता, मैं उसी में इसको देखता था। तो मैं इंस्पायर हो गया इसके इस काम करने की वजह से। दैट इज द रीजन आई चोज हिम कि मुझे इसमें जाना चाहिए, तो बाकी पार्टीज में नहीं। जी। और भी आपने कुछ सवालात किए थे बीच में। जी, मैंने ये पूछा था कि ब्यूरोक्रेसी से जो ये शिफ्ट था, तो एग्जैक्टली क्या, किस चीज से मोटिवेट हुए? तो ऑफ कोर्स आपने उसका जवाब दिया। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा, अब चूंकि इंजीनियर रशीद जेल से निकल गए हैं बेल पे ही फॉर सम टाइम, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, अब चूंकि उनके बाहर आने के बाद एनसी पीडीपी जो है, एक स्टेटमेंट के बाद दूसरा स्टेटमेंट उनकी तरफ से आ रहा है, कई पॉलिटिकल पार्टीज लोगों से ये कह रहे हैं कि अगर आपने एआईपी को वोट दिया तो वो बीजेपी के कैडर में जाएगा, कहीं ना कहीं ये उनकी बी पार्टी है। तो ऐसे में फैक्चुअल ग्राउंड पे अगर हम देखें, जिस तरह से पीडीपी ने अलाइन किया था बीजेपी के साथ, या जैसे कश्मीर में पीएसए जैसे लॉज यहाँ पे आए, वो जब एनसी रूल कर रही थी, तो ऐसे में आप एज अ एआईपी कैंडिडेट किस तरह से काउंटर आर्ग्यूमेंट अपना रखेंगे जब ये कह रहे हैं कि एआईपी बीजेपी की प्रॉक्सी पार्टी है? देखिए, पहले तो ये कि ये वोट काटने की बात कर रहे हैं। इंजीनियर रशीद साहब में उसने अच्छा कल इसका बयान दिया, जवाब दिया। आई विल रिपीट दैट। उसने ये कहा कि जीता मैंने है, मुझे 5 लाख वोट आए हैं, वो मेरे वोट काटने चाहिए कि मैं उनके काटूंगा। काटता हारा हुआ जीते हुए की काटता है,
न कि जीता हुआ हारे हुए को काटेगा। दूसरी बात ये कि ये आपने पहले सवाल में कहा था कि ये यहाँ पे ट्रेडिशनल पार्टीज दो हैं उसके मुकाबले में अवामी इत्तेहाद पार्टी, तो मैं ये कहूँगा कि जो ट्रेडिशनल पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी यहाँ पे है, विदाउट नेमिंग पर्सन्स, क्योंकि आई डोंट वांट टू बी अनएथिकल, लेट मी बी एथिकल, तो उसमें यह है कि देखना है कि उन्होंने अगर पूरे इन दोनों का देखे 70 साल तो उन्होंने रूल किया कश्मीर को, तो आप मुझे ये बताएं कि आज तक क्या तरक्की की उन्होंने। उन्होंने लोगों को परेशानी, दुख दर्द और मारदाड़ और कत्लेआम के बगैर क्या दिया इन दो पार्टीज ने। आप इन दो पार्टीज के जो भी एमएलए थे या मिनिस्टर्स थे, आप उनके देखो कि जब वो जीत कर आते थे उसके बाद वो अपने क्वार्टर्स में जाते थे। क्वार्टर्स में तो सवाल ही नहीं है, या वो जो कोठियां उनको अलॉट की गई थी गवर्नमेंट की तरफ से, आम इंसानों को वहां अप्रोच नहीं कर, वो अप्रोच करते थे तो अंदर जाने नहीं देते थे। सेक्रेटरीट की बात यह है, मैं रिपीटेडली बोलता हूं कि सेक्रेटरीट में ये गप्पे आंक रहे होते हैं, जो भी ये पिछली गवर्नमेंटें थी इनके मिनिस्टर्स गप्पे गप्पे आंक रहे होते थे अपने कैबिनेट्स में। लोग दर बदर उनके कमरों में होते थे पूरे दिन, फाका बेचारे घर से निकले कि एक दरखास्त लेकर, और जब दरखास्त दिया उनको फॉर नेसेसरी एक्शन लेकर दे दिया वापस। अरे भाई, आपको इसने वोट दिया है, आप एक ऑफिसर के पास इसको काम है, ऑफिसर को बुला कर लाओ, तुम मिनिस्टर हो, कैबिनेट मिनिस्टर हो, बुला कर लाओ, अपने सामने इसका काम, इसका दुख दर्द सुनकर इसका काम करो। आप वो नहीं करते थे क्योंकि आपके दिमाग में कहीं और गप्पे हाँकने होते थे। सो दे डिडंट रूल द पीपल, दे रूइंड द पीपल। इन्होंने रूइन किया पीपल को। ये जो पीएसए की बात आपने की, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, आज उमर अब्दुल्ला साहब कहता है कि मैं जी पीएसए को हटाऊंगा। अरे भाई, लाया आप लोगों ने हम पे जुल्म कराया, आम लोगों को जुल्म कराया। अब आप आज कहोगे, इनके मैनिफेस्टो में अभी मैं बात कर रहा था कहीं, मैनिफेस्टो में जी 200 यूनिट माफ करेंगे, मुफ्त दे देंगे। 300 यूनिट एक ने कहा, 500 यूनिट एक ने कहा। और भाई पीडीडी तो, ये पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट तो खसारे में जा रहा है। उनके पास कितने हजारों करोड़ों रुपए का कर्जा है। ये कहां से तुम पैसा लाकर लोगों को आज भी बेवकूफ बना रहे हो कि हम जी आप बिजली अब फ्री कर देंगे? कैसे करोगे? इनके मैनिफेस्टो में पहली चीज होनी चाहिए थी, भाई वल्लाह बिल्लाह हम किसी को पीएसए नहीं लगाएंगे, वल्लाह बिल्लाह हम किसी को कत्ल, किसी बच्चे को नहीं करेंगे, यतीम नहीं बनाएंगे, किसी माँ की कोख नहीं उजाड़ेंगे। ये कस्में रखनी चाहिए थी इनको पहले अपने मैनिफेस्टो में, न कि झूठ की बिजली दे देंगे। इनके मैनिफेस्टो में ये होना चाहिए था कि हमारे जी इतने बड़े बड़े हाइडल प्रोजेक्ट्स है, ये हम वापस ले लेंगे। आपका पानी इतना है, यहाँ पे जखीरा है, अल्लाह ताला की देन है। ये आपने उठा के हाइडल प्रोजेक्ट्स बनवाए और बाज़ाब्ता दिया नॉर्थ ग्रिड को, आपका सारा बिजली नॉर्थ ग्रिड में जाते हैं, और फिर आप कटोरा लेकर उनको जाते हो, हमको जी 2% 10% इसमें से दे दो, और वो भी इवज पैसों के। आप हमको बेवकूफ समझते हो, आप लोग अब बेवकूफ नहीं है। अवामी इत्तेहाद पार्टी का मंशूर में ये भी है कि हम अपने वो जो प्रोजेक्ट्स हैं वापस लाएंगे, यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगी। आप अगर मेरे इलाके की बात करें, मेरा इलाका, मैंने अभी भी किसी को कह रहा था, देखिए यहाँ से इस मोहल्ले से लेकर अगर लेफ्ट निकलेंगे, आगे अथवाजन, पांता चौक, जेवन, जावूरा, खनमू है, इस तरफ जाएंगे तो शिवपुरा, बटवारा, सोनवार और द्रगजन का कुछ इलाका, चिनार बाग, ये क्या बोलते हैं बसंत बाग, लाल चौक, मैसूमा, जवाहर नगर, राजबाग, फिर अगर इधर से मुड़े पातशाही बाग, लसजन तक, ये सारा स्वाइटिंग वाइटिंग लेकर बरजला तक है, और आगे बटमालू बाजार से इधर इतने बेशुमार मसले हैं कि आपको मैं गिनवा के आपको 1 घंटा लगेगा मेरे पास यहाँ पर तशरीफ रखने के लिए। यहाँ पर अगर यहाँ से देखेंगे, इन्होंने अनएम्प्लॉय किया हमारे लाखों बच्चों को, उनके माँ बाप को। ये स्टोन क्वायरीज चल रही थी यहाँ पे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने उठाकर बंद कर दी। बंद अगर कर दी, गवर्नमेंट का काम होता है एम्प्लॉय करना, न कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ाना। अगर एम्प्लॉय करना है तो इनको मुतबादिल कहीं दो,
अब आप किसी को बोल रहे हो आज ही आप पत्थर निकालोगे पत्थर कान से, आप निकालो ठीक है, वहां इतनी इतनी तवालत है, इतना रेड टेपिज्म है उसमें कि आपको बराबर महीना लगता है दरखास्त देने में, फिर इजाजत देने में, फिर वो कहते हैं इतनी गाड़ियां 5 गाड़ियां आप पहाड़ से निकाल सकते। और बंदे खुदा कम से कम ये तो ख्याल करो, आपने तो डिप्रेशन के पेशेंट बनाए दिए हम मेरे इलाके में। मैं तो पहला काम यही करूंगा, कम से कम स्टोन क्वारीज के जो मसाइल है वो हल करूंगा। और यहाँ से जो लाल चौक के मसले हैं, बटमालू के हैं या दूसरे इलाकों के, मैसूमा का है, वो लोग सब मुझसे मिलने आए हैं। उनको मैंने कहा कि आपके जो भी मसाइल हैं, एंड मेरे जो लड़के साथ है वो चाक डाउन करते हैं किन के क्या मसाइल है। इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो लोगों ने वोट दिया मेरा पास्ट देखकर कि मैंने कितनी डेवलपमेंट की है अपने स्टेट में, तो मुझे लगता है लोग समझदार हैं। आज वो नहीं है कि अलकरी वांगन करी, ऐसा कुछ नहीं है। या बाकी जो भी ये पार्टीज है उनके अलग अलग स्लोगन्स हैं, वो जो कहेंगे तो अंधू में काना राजा था तो उसके पीछे सारे भागते थे। आज वैसा नहीं है। आज हमारे जवान इतने पढ़े लिखे हैं, नेट पे 1 सेकंड में मेरा हुलिया पूरे कपड़े शबड़े लेकर निकाल देंगे अभी कि हाँ जी क्या बंदा है ये। तो आज ऐसी बात नहीं है कि कोई बंदा चोरी रहता है, आज निकल आता है सबका कट्टा चिट्टा निकल आता है। अगर मैंने चोरी की होगी 10 लोग बोलेंगे ये चोर है, अगर मैंने ऑनेस्टली काम किया होता आज तक जो किया है वो कहेंगे नहीं जी ऑनेस्ट था। आपने जो आप जो पेश करेंगे आगे लोगों के सामने, आप कमेंट्स में अगर पढ़ेंगे चोर है, अलग से उसको फोन करके पूछो आपसे क्या चोरी लिया है इसने, मतलब ये चीजें है। तो आज बेवकूफ लोग नहीं है, आज बिल्कुल कैंडिडेट देखकर। और आजकल ये जो आप बोल रहे हैं कि ये जी इल्जाम देते हैं, मैं उसी पे आऊंगा। अब इल्जाम देते हैं कि ये जी बीजेपी की प्रॉक्सी पार्टी है, ऐसा नहीं है। मुझे बताइए खुदा ना, जो बंदा 5.5 साल तिहाड़ जेल में रहा और वहां से निकलकर, और कल हम दिलना में थे बारामूला में, वहां पर वो चप्पल दिखा रहा है अपनी, मुझे कहता है वो लोगों को भी दिखाई कि ये चप्पल मैंने 2.5 साल पहले मुझे वहां वेलफेयर फंड से मिली है और ये 2.5 साल में चला रहा यही वो नायलॉन की चप्पल, और आज भी वो नायलॉन की चप्पल पर है। और कमीज है जरा बेचारा कमीज पैजामा पीछे से थोड़ा सा फटा भी था उसका। मुझे ऐसी हैरत हो गई ये बंदा क्या बला है, मतलब बला मीन्स इन दी राइट सेंस कि ये फकीर नहीं है और क्या है। अब आप इल्जाम लगाओ यू स्टूप सो लो। आपने रविंद्र रैना का वो निकाला एक लेटर, आपने कहा भाई ये जी सारे बीजेपी वाले जी चलो उसको ये रिसीव करने एयरपोर्ट। अरे बेशर्मो, शर्म तो करो आप लोग। आपकी आईटी सेल वहां रंगरेट और कहीं पे बैठी हुई है जो हमको पता चला, जो हर एक कोई बयान देगा तो नीचे नेगेटिव कमेंट्स लिखते हो। ये हम आज के बेवकूफ थोड़ी हैं कि हमको समझ नहीं आएगा तुम लोगों की ये जो आपकी आईटी सेल्स कहाँ कहाँ चलती हैं। तो फिर आप लिखोगे नहीं जी ऐसे हुआ वैसे हुआ। फिर आप देखो, कम से कम ये तो देखो रविंद्र रैना प्रेसिडेंट ही नहीं है वहां, बीजेपी का प्रेसिडेंट कोई और है, उसने शायद लेटर हेड छपाया ही नहीं है और इनको गलती हो गई, इन्होंने अलग प्रेसिडेंट का वो दस्तखत चोरी करके भेज दिया। तब जाकर बीजेपी को भी कहना पड़ा कि ये हमारा नहीं है, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा है जी। तो इसी तरह हमारे आशिक साहब है यहाँ पे, ये थे केसीसीआई के प्रेसिडेंट थे, तो यू मस्ट बी नोइंग इज कंटेस्टिंग फ्रॉम गांधरबल। तो उसका फोटो लगाया, वायरल कर दिया कल शाम से, और यहाँ से मोदी साहब के साथ वो पता नहीं शाल उसको भेंट कर रहे हैं कि क्या दे रहे हैं, और यहाँ से दिखा रहे हैं जी देखो जी ये इंजीनियर रशीद साहब के साथ बैठे हैं। तो डील इसी ने कर दी पक्की मोदी साहब के साथ, ठीक है। वो एज ए प्रेसिडेंट पता नहीं कब आया मोदी यहाँ, और उसने उसको वो हार पहनाया या शॉल दिया है सामने, उसको रिलेट किया इसके साथ। इतना बेशर्मी, इतनी बेशर्मी, अनएथिकल चीजें। और कम से कम पड़ोसी देशों से सीखो, वहां 2 कैंडिडेट्स को सामने लाते, यूएस में 2 प्रेसिडेंट सामने बैठते हैं और कहते हैं बताओ तुम क्या करोगे, इसको कहते हैं तुम क्या करोगे। लोग समझते हैं ये क्या करेगा ये क्या करेगा, और चूज करते हैं अपना लीडर। यहाँ पर ऐसा नहीं है। अगर आपको इतनी फ्रस्ट्रेशन आई है अबरार ये रशीद साहब के बेटे से, साउथ में उसने तहलका मचाया, अब हमारा लीडर भी तहलका मचाने जा रहा है। अगर इतनी फ्रस्ट्रेशन है, कम से कम पॉजिटिवली लड़ो ना,
ऐसे क्या पीछे से वार करके वो जी प्रॉक्सी वो है, वो ये है, वो ये है। अगर वो बीजेपी का बंदा होता, बंदे खुदा मुझे ये तो बताओ, फिर वो बीजेपी के खिलाफ क्यों बोल रहा है? वो तो मोदी के पूरे खिलाफ बोल रहा है हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में। क्या जो जो जिसका बंदा होगा वो उसके खिलाफ बोलेगा? ऐसी बात नहीं है। ये सिर्फ ये पैंतरे फेंक रहे हैं ताकि लोगों को गुमराह करें, लेकिन लोग गुमराह नहीं होंगे। लोग समझदार हैं, उनको पता है हमें मुतबादिल चाहिए, और मुतबादिल अवामी इत्तेहाद पार्टी के सिवा कोई भी नहीं है। बिल्कुल। अब जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है इसमें लाल चौक भी आता है। अब लाल चौक की जो हिस्ट्री है काफी चेंज होती रही है। मिलिटेंसी का जब दौर था तब कुछ अलग सीन था, उसके बाद स्टोन पेल्टिंग जब यहाँ पे चल रही थी, इंसर्जेंसी वगैरह, तब अलग था। नया कश्मीर जब नैरेटिव चला तब कुछ अलग था। तो ऐसे में लाल चौक की जब हम बात करते हैं, पूरा जो वो बेल्ट है कहीं ना कहीं जैसे स्टोन पेल्टिंग से भी अफेक्टेड रहा। कई सारे मतलब लड़के वहां हैं जिन पे पीएसए लगा है, और वहां पे अगर हम कॉमन इंसान की बात करें, जहां वहां कंजेशन बहुत ज्यादा है, तो लोगों को रहने में दिक्कत आ रही है। साथ ही जो आपने बोला चिनार बाग वाला एरिया है जहाँ पे काफी लोग अभी भी हाउस बोट्स में रह रहे हैं, तो वो काफी टाइम से डिमांड कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि उनको घर दिया जाए। अब चूंकि आप ब्यूरोक्रेसी में रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो इनकी 70 इयर्स की हुकूमत थी, ये क्या उनको रिहैबिलिटेट नहीं कर पाते? क्या ये गवर्नमेंट के प्लान में शामिल नहीं हो पाता कि आज वो लोग कहीं सुकून से एक डिग्निफाइड वे में रह पाते? क्योंकि हमने देखा जब भी फायर इंसिडेंट्स होते हैं तो डाउनटाउन बड़ा मुतासिर होता है, माइसुमा वगैरह या हाउस बोट्स आजकल बड़े डूब रहे हैं, इनको परमिशन नहीं मिल रही है। तो क्या लगता है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने इनकी तरफ जो इनको एक हिसाब से वो छोड़ ही दिया है कि इन पे नजरसानी नहीं हो रही है? छोड़ दिया है, वही तो मैं कह रहा हूँ। इनको मैंने कहा, हिंदी में कहते हैं इच्छा, इनको इच्छा ही नहीं है किसी को मदद करने की। मुझे कोई पूछ रहा था आप बताइए आप क्या चाहते हैं, पहले स्टार्ट क्या करेंगे? मैंने कहा कोई बीमार होगा उसके घर हाल चाल पूछने जाएंगे, उधर से ही स्टार्ट करेंगे। यही खिदमती खलकुला है। आप वहां से शुरू करो, आप देखो छोटे बड़े बड़े उससे बड़े मसले आपके सामने आ जाएंगे, जो आपको फिर, जो मैं इच्छा बात बोल रहा हूँ, आपको इच्छा होगी फिर बड़े बड़े काम और बड़े बड़े मसले हल करने की। आपके पास है ही नहीं ना। आपको पू पू आगे चाहिए गाड़ी, आपको पू पू पीछे चाहिए, और जब ये पू पू होगा तो आम इंसान आपके पास कहाँ आएगा? वो नहीं आएगा आपके पास। क्योंकि आप आने नहीं देते हो। आपको पता है कम से कम 5 साल हमने हुकूमत करनी है, चलो आगे देखेंगे, दूसरे साल तीसरे साल, फिर 5 साल खत्म होते हैं। आज लोग कहते हैं कि भाई आज चेंज चाहिए। यही आप चिनार बाग की बात कर रहे हैं। चिनार बाग में वो मुझे भी पता है, वो मसला सारा पता है, लेकिन मुझे बताइए इतनी सरकारी जमीन पड़ी है, क्या उनको रिहेबिलिटेट नहीं कर सकते हैं? वही वो दिल में होनी चाहिए ना, हाँ मैं इनको रिहेबिलिटेट। वो नहीं है, क्योंकि इनको वोट बैंक था, वो ये कहते थे वोट डालते, और उस दिन जाते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, वो बेचारे 5 साल दर बदर उनके पीछे पीछे, जब उनके चपले और बूट कट जाते हैं और फिर वो कहते हैं, वो थक जाते हैं और बैठ जाते हैं, और फिर कोई ना कोई साहब, कोई ना कोई खड़पेंच उनके पास जाता है, इस साल देखना आप वोट डालो, हम ऐसा करेंगे। लेकिन वो भी अब जाग गए। चिनार बाग वाले भी प्रेशर कुकर को ही वोट डालेंगे, वो किसी और चीज को वोट नहीं डालेंगे। सही बात है। अब ये जो एरिया है पांद्रेठन का एरिया, जब वाइन शॉप खुली थी बिल्कुल डीपीएस स्कूल के अराउंड, तो काफी ह्यू एंड क्राई था कि बच्चे मुतासिर हो रहे हैं। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि बुलवार्ड पे ही 3-4 वाइन शॉप्स है, यहाँ से ये जो सोनवार का एरिया है यहाँ से 3-4 शॉप्स है। ड्रग्स में जो हमारा यूथ है वो इन्वॉल्व हो गया है। ऐसे में ये कहा जा रहा है जब भी ऐसे केसेस आते हैं तो अक्सर दफा पोस्ट ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया हैंडल्स पे होता है कि ये नया कश्मीर है जो आपने दिया है। तो कहीं ना कहीं डू यू थिंक अगर आपकी पार्टी पावर में आती है, ये जो सारा यहाँ पे लिकर का काम हो रहा है इस पे कम्प्लीटली बैन होगी? बैन होगी, हमारे मैनिफेस्टो में है ये, विल बैन इट। यहाँ हम अपने बच्चों को मरने नहीं देंगे। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने गोलियों से मारा, पैलेट से मारा, हम तो फिर शराब से मारेंगे। हमने अपने मैनिफेस्टो में, आपको मैं भी एक कॉपी दूंगा, आप देखिए। एक पॉइंट ये भी है कि ये जो शराब खाने हैं, शराब दुकानें हैं, इसको हम बंद करेंगे और पहली फुर्सत में करेंगे। और इंशाल्लाह मुझे पता है हुकूमत हमारी बनेगी। वो कैसे बनेगी वो मुझे नहीं पता अभी, लेकिन ये है कि
जीत जाएंगे बहुत सारे लोग, हुकूमत का हिस्सा या हुकूमत हम बनाएंगे, और इसमें शराब खाने जो हैं वो हमारे मैनिफेस्टो में वो हम बंद कर देंगे। ऑफ कोर्स। एक सवाल आपसे मेरा है कि जब एआईपी बनी, ऑल्दो बहुत पहले बनी थी, बट तब इतनी स्ट्रांग वेव नहीं थे, लेकिन अब एआईपी के साथ वो लोग जैसे कुछ फॉर्मर मीडिया में लाइक जर्नलिस्ट रह चुके हैं, कुछ बिजनेसमैन है, कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं जो इस पार्टी का हिस्सा बन रहे हैं। आपको लगता है कि जो ये लोग ऑल्टरनेटिव चाह रहे हैं और कॉमन कश्मीरी जो एक पॉइंट पे इलेक्शंस को बाइकआउट करता था, लेकिन अब उनको एआईपी एज एन ऑल्टरनेटिव दिख रहा है, एंड वो काफी होपफुल है कि एआईपी के आने के बाद एक कश्मीरी का जो सेंटिमेंट है उसको कहीं ना कहीं पे जगह मिल रही है। ऐसे में एनसी कंटिन्यूअसली ये बोल रहे हैं कि इंजीनियर साहब जो है वो प्लेबिसाइट की बात कर रहे थे, तो क्या ये जो कश्मीरी सेंटिमेंट एआईपी के साथ जुड़ा है, और एक तरफ से जो उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि इंजीनियर साहब ने प्लेबिसाइट की बात की थी, तो क्या कहीं पे इसका कोई क्लैश तो नहीं होगा फ्यूचर में? क्लैश नहीं होगा। जो देखिए, अगर किसी को सर में जख्म लगी है और टांग में जख्म लगी है, वो चाहेगा पहले सर का जख्म ठीक करे। हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, पार्लियामेंट ने एक जख्म दिया है 370 और 35 से लेकर, धोखे से, गैर कानूनियत से ले गए। अब जब ले गए, ये सर का जख्म है, पहले हम इसको ठीक करें ना। जब ये ठीक होगा, जो इंजीनियर साहब ने भी कहा कि दफा 370, अगर ये खाली ये जो इंडिया ब्लॉक है, अगर ये खाली, आपने सुना होगा उसने कल भी शाम को बयान दिया, अगर ये इतना ही कहें, वादा करें खाली कि हम जी ये इसको 370 को जब हमारी हुकूमत होगी और मेजॉरिटी में होंगे हम पार्लियामेंट में, इसको वापस लेंगे। अगर वो खाली वादा करे तो मैं 90 के 90 जो सीटें हैं उनसे अपने उम्मीदवार वापस लूंगा और इन्हीं को ये करूंगा, सपोर्ट करूंगा। आर दे रेडी टू डू इट? नो, देयर इज ए हिपोक्रेसी इन कांग्रेस आल्सो, देयर इज ए हिपोक्रेसी। हैव यू हर्ड एनीबॉडी फ्रॉम कांग्रेस सेइंग दैट कि 370 को वापस करेंगे? नो। नेशनल कॉन्फ्रेंस बोलेगा, लेकिन वहां से वो नेशनल पार्टी है, वो उसके सर पे चढ़ेगी, कहेगी ऐसा मत बोलो, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में पूरे मुल्क में हमारे वोट है, ऐसा मत बोलो। तो ये ऐसे है, मतलब ये नहीं है कि मतलब कोई हम उससे मुनहरिफ हुए हैं और आप कह रहे हैं कि इसमें बिजनेसमैन है, ब्यूरोक्रेट हैं, बाकी लोग हैं। किसी को तो आना पड़ेगा ना सामने। अब तभी जाकर एक पार्टी बनेगी, और इन्होंने भी वैसे ही किया, सीधा लोगों को अप्रोच करके पार्टी में जमा किया है। ऐसा नहीं है कि अरे गहरे नत्थू खैरे को लाया है तो पार्टी में डाल दिया है। उन्होंने सीधा लोगों को जो सियासी जहन रखते हैं उनको लाया और उनको पार्टी का एक हिस्सा बनाया, और उन्हीं को मैंडेट दे रहे हैं। और जब मैं आपको एक कल की मिसाल दूंगा, आपने भी, आपकी चैनल ने कवर किया होगा, वहां पर उन्होंने कहा कि भाई मैं अपने जो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी का जो इंचार्ज शायद था, वो शायद इंचार्ज था, तो उसको जी मैं हार पहनाऊंगा, तो मगर मैं हार फूलों का नहीं पहनाता हूँ। उसने बार्बर्ड वायर का पहले ही हार बनवाया था, उठा के उसके गले पे डाल दिया, गले में डाल दिया, ये लो जी हार। अब लोग हंसने लगे, कुछ लोग, कि ये क्या कर रहा है। लेकिन वो अगर उसका स्पिरिट देखें बात का, वो कह रहा है भाई ये कांटों का ताज है जो तुम लड़ रहे हो इलेक्शन, वो अपने एक बंदे को भी हिलने नहीं देगा। मैं अगर हूं, मिसाल के तौर पर मुझे भी बोलेगा कि भाई हर एक कैंडिडेट को उसने डायरेक्शन पास किया, भाई आप ये फॉर्च्यूनर गाड़ियों में नहीं घूम सकते हो, आपने बिल्कुल सादा जिंदगी इख्तियार करके घूमना है, और ताकि आप आम लोगों में उठ सको, बैठ सको। मैं अभी किसी मिसाल के तौर पर किसी गरीब के घर जाऊंगा, अब मैं वैसे कपड़े पहनूं जो मैं वहां बैठ ही नहीं पाऊं और कहूं गर्दा लग जाएगा, तो मेरे सियासत में आने या मैंडेट लेने या लड़ने का कोई फायदा ही नहीं। फिर वो एनसी हो, पीडीपी, हम तो उससे बदतर हो गए फिर। तो विल नॉट डू दैट, व्हाट दे हैव डन, विल नॉट डू दैट। हम इंसानियत के तौर काम करेंगे, और जो सही माने में अंडर रूल्स इंसानियत होगी वही करेंगे।
जी, तो कश्मीरियों में एक चीज़ रही है कि कश्मीरी जो है ना, मतलब ज़्यादातर वो अपने एफर्ट्स नहीं दिखाते किसी के लिए, इनफैक्ट तब जब वो बहुत मायूस हुए होते हैं। लेकिन आपकी पार्टी में एक बड़ी यूनिक चीज़ है कि जब भी एआईपी की कैंपेनिंग होती है, लोग विलफुली अपनी गाड़ियाँ देते हैं उनको और जी। बोलते हैं जी आप लेके जाइए। ऑल्दो बाकी पार्टीज़ जो है काफ़ी पैसा खर्च करती है कैंपेनिंग पे। तो आपसे जानना चाहूँगी कि ठीक है, आपका जो मंशूर है वो आपका विज़न है, लोगों का कैसा सपोर्ट मिल रहा है? देखिए, मैं एक चीज़ बताऊँ, किसी लीडर ने परसों एक बयान दिया, जब उसको लगा कि मतलब फ्रस्ट्रेशन आई होगी, कुदरती बात है, इंसान है, फ्रस्ट्रेशन आ ही जाती है कि भाई इनके पास पैसा कहाँ से आता है, इतनी लंबी चौड़ी गाड़ियों की लाइन होती है। जब वो इंजीनियर रशीद साहब साउथ में घूम रहे थे, आप मुझे बताइए, कल किसने गाड़ियां उनको दी और लाया उधर दिलना में? मतलब आज भी अनंतनाग में जलसे हो रहे हैं, रैलीज हो रही है, उनको कौन पैसा दे रहा है? आप ऐसा करो ना, आप एक एक गाड़ी वाले से पूछो भाई तुम कहाँ के हो, आप आए कहाँ से हो, आपने गाड़ी क्यों लाई? वो खुद देंगे ना जवाब कि हम अपने शौक से आए हैं, क्योंकि हमारे पास मुतबादिल है ही नहीं कोई, सुनने वाला ही नहीं है कोई। तो इसलिए हम आए हैं ताकि इस पार्टी को मजबूत करें और बाज़ाब्ता एक आवाज में इसको जिताएं, ताकि ये हमारी आवाज बने और उसके बाद ये हमारे काम करे। देखिए, आप अनएम्प्लॉयड देखिए, अनएम्प्लॉयड यूथ कितने हैं जे में, मतलब आप अंदाजा ही नहीं कर सकते हो। आपके पास कोई इंडस्ट्री नहीं है यहाँ, आप 70 साल में एक इंडस्ट्री कायम नहीं कर सके, आप क्या करोगे? इसके बाद फिर से धोखा दोगे। और आपने ये भी देखना है ना कि अगर कोई सियासतदान है, उसका बाप सियासतदान था, उसका दादा सियासतदान था या कोई और, ये ठेकेदारी थोड़ी है कि मतलब कोई ठेका ले लिया उसने, आप ठेका छोड़ेगा ही नहीं। तो यार, हम तो आपके बाप दादा तो उनका उनका एहतराम करते हुए, क्या हम उनके नौकर हैं? क्या हम उतने फजूल इंसान हैं यहाँ पे? क्या हम आपके पीछे पीछे चलते रहें? आप हमको बिल्कुल भेड़ बकरियों की तरह हाँकते रहेंगे, हम हाँकेंगे? नहीं, ये दौर वो नहीं है कि आप हमको हाँकेंगे और हम चलते रहेंगे। हम ऐसे नहीं होने देंगे। और आज जवान बेदार हो गया है पूरा, उनको पता है कि इन्होंने हमको धोखा दिया, अनएम्प्लॉय करके रखा है, जहनी मरीज बना के रखा है बच्चों को। आप ड्रग्स की बात कर रहे थे, ड्रग्स क्यों लेते हैं बच्चे? क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं है, मतलब वो भी कुछ जिंदगी अपनी बसर कर लेते, वो भी, उनके भी शौक थे, लेकिन है नहीं, डिप्रेशन के शिकार हो गए, इसलिए ज्यादा से ज्यादा ड्रग्स में चले गए। ये तो ड्रग्स को भी नहीं कंट्रोल कर पाए ना। ये मतलब ये कौन सी बड़ी बात है कि हुकूमत अगर डंडा लेकर निकले और ड्रग्स वाले जिंदा रहें और ड्रग्स बेचने वाला जिंदा रहे? ये कौन सी बड़ी बात है? आप ड्रग्स लेने वाले की को नफरत नहीं कर सकते, क्योंकि उस बेचारे को पता ही नहीं मैं क्या कर रहा हूं। उसको संभालो ना। आपके पास 2 या 3 सेंटर हैं, आप कितने बच्चों को उसमें डालोगे? आप आप दरखास्त वहां भरते हो एज पेरेंट, आपको 2 महीने के बाद बारी आती है अपने बच्चे को वहां इलाज करने के लिए। ये चीजें आप करते नहीं हो। आप फजूल पैसा उठा के फजूल जगह पे लगाते हो और फजूल बोलते हो कि डेवलपमेंट हो गई। आपने तो सत्यानाश कर दिया है एक्सचेकर का, अपने दौर में, जो भी आपके दौर थे, जो भी आपकी हुकूमतें थी। बिल्कुल। अब जो असेंबली इलेक्शन है वो बड़े डेवलपमेंटल इश्यूज पे लड़ा जाता है। अब अगर आपकी लालचौक कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग आपको अपना मैंडेट देते हैं, अपना फेथ आप में इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो उनके लिए, उनको देने के लिए आपके बकेट लिस्ट में क्या-क्या है? देखिए, हमने जहाँ जहाँ से मेरे पास लोग आए, इस वक्त भी आ रहे हैं, रश होता है दफ्तर में, मेरे लोग उनको संभालते, मैं बीच में निकल लेता हूँ दाएं बाएं अपने इलाके में, या कहीं काम पड़ जाता है या कहीं लोगों से मिलना पड़ता है, तो वो आ जाते हैं यहाँ पे। तो अपने जो उनके डिमांड्स होती हैं, जो उनके कंसर्न्स होते हैं, वो यहाँ पे लिखवाते हैं। दफ्तर हमने खोला हुआ है यहाँ पांद्रेटन में, एआईपी का दफ्तर है, यानी इसी कॉन्स्टिट्यूंसी का। मैं आपके माध्यम से, आपके इससे चैनल से ये बोलना चाहूँगा हर एक जो भी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में रहते हैं कि आप आइए हमारे पास, जो भी आपके मसाइल हों वो आप दर्ज कराएं। जब भी आप मुझे जिताएंगे वो मसले मैं आपको हल करके दूंगा। बहुत सारे मसले हैं, बहुत लिस्ट बड़ी है जो हमारे पास आई है, तो उसमें जिक्र करते करते 2 घंटे लगेंगे। लेकिन फिर भी जो भी आए हैं, जिन्होंने जो लिखवाया है, उसको हम भरपूर
जो भी उनके कंसर्न्स हैं उनको हम इंशाल्लाह हल करके देंगे। इतनी हमारे पास अल्लाह ने ताकत दी है। जी, आई अंडरस्टैंड आपका स्केड्यूल अभी बड़ा टाइट है, बट स्टिल आपने आवाज़ द वॉइस को इंटरव्यू का मौका दिया। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मैं एक बात फिर भी जाते जाते आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आप दूर से आए, यहाँ पे आए, लेकिन एक बात मैं अपने व्यूअर्स जो भी मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में रहते हैं तो उनसे मौदबाना गुजारिश करूँगा कि मेरा चुनावी निशान इस लाल चौक कॉन्स्टिट्यूंसी में प्रेशर कुकर है, उस पर अपना मोहर डालें, मुझे कामयाब कराएं और ताकि मैं आपके काम आ सकूं, क्योंकि मेरे पास अल्लाह ने इतनी सलाहियत दी है कि मैं आपके काम आऊं। आप मेरे मैंडेट को ज़ाया न करें, तो इसलिए अगर आप दाएं बाएं सुनते हैं तो पिछले राग उन रागों को भूल जाएं और मुझे वोट करें। और इस वक्त भी जो भी लड़के हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो हमारे ऑफिस आए, जिस इलाके से भी आना चाहें दे आर मोस्ट वेलकम, उनको हम मोस्ट वेलकम कहते हैं और अपने साथ जोड़ेंगे। बिल्कुल, थैंक थैंक यू यू वेरी सो मच, मच। थैंक यू।